नमस्कार मित्रों, पॉलिटिकल साइंस लर्निंग विद जितेंद्र यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, यहाँ पर हम संविधान को पढ़ रहे थे और संविधान के अंतर्गत हमने अब तक 4 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं और पिछले वीडियो में हमने प्रस्तावना को देखा था। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं अनुसूचियाँ पूरी 1 से लेकर 12 तक हम देखेंगे किस अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है और क्या प्रावधान नहीं किया गया। इससे पहले मैं क्लास शुरू करूँ, वीडियो शुरू करूँ, आपसे एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी ओर से जो भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं वो सारे वीडियो उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त होते रहे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, ये वीडियो आपसे पहले जो अपलोड हो चुके हैं वो और आने वाले सभी वीडियो संविधान को समझने के लिए, संविधान को जानने के लिए सभी के लिए अनिवार्य है। चाहे से कोई कंपटीशन तैयारी कर रहा हो या फिर नहीं कर रहा हो, सभी के लिए अनिवार्य है। और वैसे अनिवार्यता की बात करें तो ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जहाँ पर भी पॉलिटिकल साइंस आती है, जहाँ पर भी संविधान का पोर्शन आता है, उन सब के लिए उपयोगी होगा। आज हम 5वां वीडियो ये कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में शुरू से लेकर संविधान सभा से लेकर अनुसूचियों तक का एक पूरा नोट्स जो मैंने तैयार किया है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उन सारे नोट्स का पूरा वीडियो यहाँ तक हम बनाएंगे ताकि आपको पूरे नोट्स के द्वारा सारी चीज़ें रिवीजन हो सके। और यहाँ पर बोर्ड पर यदि मैंने कुछ चीज़ें नहीं लिखी हो तो उन चीज़ों की भी जानकारी आपको नोट्स के माध्यम से दी जा सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखते हैं हम अनुसूचियाँ। तो दोस्तों, मूलतः हमारे संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ, यानी कि 9, 10, 11, 12 नंबर की अनुसूचियाँ हमारे संविधान में नई जोड़ी गई संविधान संशोधन के द्वारा। अब हम यहाँ पर देखें तो पहली अनुसूची है, इसमें भारत और भारत के राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। भारत और भारत के राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, ध्यान में रखना। अनुसूची फर्स्ट में भारत और भारत के राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, जबकि अनुच्छेद 1 में भारत संघ का उल्लेख है, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, उनकी राजधानियों के नाम। ये अनुसूची 1 में अपने को देखने को मिलते हैं। इसके बाद में दूसरी अनुसूची आती है हमारी संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन। जो संवैधानिक जो भी पदाधिकारी होते हैं, उन सब के जो वेतन भत्ते होते हैं, जो भी उनको सुख सुविधाएं मिलनी होती है, उन सब का उल्लेख देखने को मिलता है हमको अनुसूची 2 में। ध्यान में रखना है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख अनुसूची 2 में नहीं किया गया है। उपराष्ट्रपति के पद के वेतन का उल्लेख अनुसूची 2 में नहीं किया गया है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद के रूप में कोई वेतन प्राप्त नहीं होता है। उनको जो भी वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है, क्वेश्चन बन जाए कि अनुसूची 2 में किस पदाधिकारी के वेतन का उल्लेख नहीं किया गया है, तो हमारा आंसर होगा उपराष्ट्रपति। इसके बाद में हम देखें अनुसूची 3 में संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ के प्रारूप का उल्लेख किया गया है। जो भी संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं वो क्या शपथ लेते हैं, उनकी शपथ के प्रारूप का उल्लेख अनुसूची 3 में किया गया। लेकिन यहाँ पर भी ये ध्यान में रखना आपको, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं किया गया है। तो फिर कहाँ पर किया गया है? इन तीनों की शपथ का उल्लेख इनसे संबंधित अनुच्छेदों में किया गया है। जैसे हम बात करें कि राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में किया गया है। उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 69 में किया गया है और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 159 में किया गया है। ध्यान में रखना है, अनुसूची 3 में इन तीनों पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके बाद में हम देखें अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। आपको पता है राज्यसभा में अधिकतम 250 सीट हो सकती है और वर्तमान में 245 है। इनमें से 12 सीटों पर तो राष्ट्रपति
मनोनीत करता है 12 सदस्यों को। इसके अतिरिक्त बचती है 233 सीटें। ये जो 233 सीटें हैं, इन 233 सीटों का आवंटन किया गया है राज्यों के बीच में उनकी जनसंख्या के आधार पर। तो ध्यान में रखना है 245 सीटों का आवंटन नहीं है, 233 सीटों का आवंटन किया गया है राज्यों के बीच में उनकी जनसंख्या के आधार पर। इसके बाद में आती है अनुसूची 5। अनुसूची 5 अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, यानी कि ऐसे क्षेत्र जिनको राष्ट्रपति ने अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किया है, उन क्षेत्रों में किसी राज्य सरकार के द्वारा विकास के कार्यों की ओर सही ढंग से समुचित प्रकार से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वहाँ पर कोई विकास नहीं हो रहा है, तो राष्ट्रपति अपनी ओर से उस क्षेत्र के विकास के लिए एक प्रशासक या फिर एक प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति करता है, जो वहाँ के विकास कार्यों को देखता है, वहाँ के विकास कार्यों की ओर काम करता है। तो अनुसूची 5 अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। ऐसे ही आती है एक अनुसूची 6। ये पूर्वोत्तर के 4 अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। ओनली 4 राज्यों के यहाँ पर नाम आते हैं अनुसूची 6 में, और इनको मैंने याद किया है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। अमे, मैत्री। अमे का मतलब होता है यहाँ पर असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। इन 4 राज्यों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है अनुसूची 6 में। यहाँ पर प्रशासन या फिर विकास के कार्य को देखता है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रशासनिक अधिकारी। अब बात आती है किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास है। तो ध्यान में रखना है किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करना है तो ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को या फिर राज्य विधानमंडल को कोई अधिकार यहाँ पर नहीं है। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण सूची आती है यहाँ पर एक अनुसूची 7। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ध्यान में रखना है केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा इसमें किया गया है, और 3 अनुसूचियों के बीच में या फिर 3 सूचियों के बीच में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। यहाँ पर देखना आपको, एक है संघ सूची, और इसमें विषय हैं 97। संघ सूची के जो भी विषय हैं उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, संघ सरकार को होता है। इसके अतिरिक्त दूसरी सूची है राज्य सूची। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सामान्यतः राज्यों का होता है, लेकिन कुछ कंडीशन में संसद भी राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, वो अभी हम देखेंगे। लेकिन राज्य सूची की बात करें तो इसमें मूलतः 66 विषय थे और अभी इसमें 61 विषय हैं। 5 विषय जो राज्य सूची के थे उनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। कौन से 5 विषय थे? शिक्षा, वन, वन्य जीव, बांट व मापतोल और सामाजिक न्याय। ये 5 विषय राज्य सूची के विषयों में से निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिए गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसके बाद में एक सूची आती है, कौन सी? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को होता है। केंद्र और राज्य दोनों समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकते हैं, लेकिन एक ही विषय पर केंद्र ने भी कानून बना दिया है और राज्य ने भी कानून बना दिया है, तो ऐसी कंडीशन में यदि केंद्र और राज्यों के द्वारा बनाए गए कानून के बीच में गतिरोध होता है, तो गतिरोध होने की स्थिति तक, जहां तक उनके बीच में टकराव हो रहा है, वहां तक राज्य का कानून अमान्य या फिर शून्य माना जाएगा और केंद्र का कानून ही प्रभावी रहेगा। तो यहाँ पर समवर्ती सूची को आपको ये ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त अभी मैंने कहा कि राज्य सूची के विषयों पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, तो यहाँ पर मुख्य रूप से हमको 4 अनुच्छेद देखने होते हैं। अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 प्रावधान करता है कि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो संसद उस राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। ये प्रावधान करता है अनुच्छेद 249। इसके अतिरिक्त
अनुच्छेद 250 प्रावधान करता है कि यदि इमरजेंसी लागू है, देश में आपातकाल लागू हो रखा है, तो राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून बना सकेगी। और ये कानून कब तक लागू रहेगा? आपातकाल समाप्त हो गया उसके 6 महीने बाद तक। और ये कानून लागू होता है 249 वाला 1 वर्ष तक। ठीक है। इसके बाद में आता है अनुच्छेद 252। अनुच्छेद 252 प्रावधान करता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर के राज्य सूची के किसी विषय पर केंद्र से कानून बनाने का निवेदन करे तो केंद्र सरकार या फिर संसद उस राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, लेकिन वो कानून सिर्फ उन्हीं राज्यों में लागू होगा जिन राज्यों ने केंद्र को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अनुमोदन किया था या फिर निवेदन किया था। इसके बाद में आता है अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 253 में प्रावधान है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते, यानी कि भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी संधि या समझौता किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार ने कोई भी संधि या समझौता किया है, तो उसको लागू करने के लिए केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो ध्यान में रखना है, चारों अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है। क्या प्रावधान किया गया है, ध्यान में रखना है। 249 राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे राज्यसभा राज्य सूची किसी विषय पर, तो राज्य सूची के उस विषय पर संघ सरकार कानून बना सकेगी। 250 आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर संघ सरकार कानून बना सकेगी। अनुच्छेद 252 2 या 2 से अधिक राज्य सूची के किसी विषय पर संघ सरकार को कानून बनाने का अनुमोदन करे, निवेदन करे, तो संघ सरकार उस पर कानून बना सकेगी। 253 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघ सरकार के द्वारा कोई संधि या समझौता किया जाता है, तो संघ सरकार उस अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को लागू करने के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। इसके बाद में एक और आता है अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषय का मतलब है ऐसे विषय जो इन तीनों सूचियों में शामिल नहीं है। ऐसे विषय जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, उन विषयों को हम अवशिष्ट विषय मानते हैं। और जो अवशिष्ट विषय है, ये अवधारणा हमने कनाडा के संविधान से ग्रहण की है। इसके अंदर जो भी विषय शामिल होंगे उन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को होगा, यानी कि संघ सरकार को होगा। मुख्यतः इसमें अभी वर्तमान में 2 कानून शामिल है, एक तो साइबर अपराध वाला, एक सरोगेसी मदर। साइबर अपराध मतलब किसी का फ़ोन टैपिंग करना, किसी का कुछ डाटा वगैरह हैंग कर लेना, वो सब इसके अंदर आता है। दूसरा सरोगेसी मदर, जैसे ये आता है ना, याद नहीं आ, सरोगेसी मदर मतलब किराए की गोद वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर है, सरोगेसी मदर। मतलब किसी और के यहाँ पर महिला को गोद लेना, या फिर महिला के वहाँ पे जो वो बोलते हैं ना, कुछ टेक्निकल वर्ड मेरे को याद नहीं आ रहा है, उसको हम सरोगेसी मदर बोलते हैं। तो ये दोनों कानून यहाँ पर अवशिष्ट विषयों में शामिल होंगे। इसके बाद में हम देखते हैं अनुसूची 8। अनुसूची 8 में संवैधानिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है, और इसमें मुख्य रूप से 14 भाषाएं थी। मूलतः जब संविधान लागू हुआ उस समय पर अनुसूची 8 में 14 भाषाएं शामिल थी, लेकिन वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हैं, यानी कि इसमें 4 भाषाएं नई जोड़ी गई है। पहली 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 15वीं भाषा इसमें जोड़ी गई थी, कौन सी? सिंधी। फिर इसके बाद में एक और संविधान संशोधन किया गया, 71वां संविधान संशोधन 1992, और इसके अंतर्गत इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, जिसका मैंने ट्रिक बनाया है नमक। नमक का मतलब होता है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये तीनों भाषाएं 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा अनुसूची 8 में शामिल की गई थी। इसके बाद में 4 भाषाएं शामिल की गई 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, और जिसका मैंने ट्रिक बनाया है बोडो मास। बी से हो जाता है यहाँ पर बोडो, और डी से हो जाता है डोगरी, एम से मैथिली और संताली। ये चारों भाषाएं 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी।
तो इस प्रकार से वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हो जाती है और ये भाषाएं यहाँ पर नई जोड़ी गई है 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19, 20, 21, 22। ठीक है। और बात करें यहाँ पर ध्यान में रखना आपको नोट करके, राजस्थानी, भोजपुरी और बोंटी या फिर इसको बोटी भी बोलते हैं, ये तीनों भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाना प्रस्तावित है। इसके बाद में हम बात करें हम 9वीं अनुसूची की। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है। और इसमें भूमि सुधार से संबंधित कानून शामिल किए गए थे जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी या फिर उनके ऊपर न्यायिक पुनरावलोकन की रोक लगा दी गई थी। जो 9वीं अनुसूची में कानून डाले गए थे उस समय पर, मूलतः इसमें जब 9वीं अनुसूची जोड़ी गई तब इसमें 13 कानून शामिल किए गए थे और वर्तमान में बात करें तो इसमें 284 कानून है। 284 में से 35 कानून तो अलग है और बाकी के सारे कानून भूमि सुधार कानून है। इसमें क्या प्रावधान किया गया था कि 9वीं अनुसूची में जो भी कानून डाले जाएंगे उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकेगा न्यायालय के द्वारा। फिर इसी सूची को लेकर के, 9वीं अनुसूची को लेकर के केशवानंद वाद बनाम भारत संघ में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया 24 अप्रैल 1973 को, और निर्णय क्या दिया कि इस 9वीं अनुसूची में 1951 से लेकर 24 अप्रैल 1973 तक जो भी विषय डाल दिए गए हैं उनके ऊपर तो न्यायिक पुनरावलोकन लागू रहेगा, यानी कि उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकेगा। लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद में कोई कानून 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया है और यदि वह संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन करता है, संवैधानिक ढांचे के प्रतिकूल है, तो उन कानूनों का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकेगा और उनको खारिज भी किया जा सकेगा। तो यहाँ पर 1951 से लेकर यहाँ तक तो 24 अप्रैल 1973 तक तो व्यवस्था थी कि चुनौती नहीं दी जा सकेगी, और 24 अप्रैल 1973 के बाद में जो भी कानून यहाँ पर डाले गए हैं उनका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकेगा। लेकिन फिर बाद में 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यहाँ तक तो न्यायिक पुनरावलोकन का आधार दिया ढांचे को, संवैधानिक ढांचे को, मूल ढांचे को, कि यदि मूल ढांचे का उल्लंघन करता है कोई कानून तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकेगा। लेकिन 2007 के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि कोई भी कानून हो, 2007 के बाद में कोई भी कानून जो 9वीं अनुसूची में डाला गया है उसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकेगा, चाहे से वो संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन करता हो या फिर नहीं करता हो। ये 9वीं अनुसूची को लेकर के आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में बात आती है 10वीं अनुसूची की। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी और इसमें दल बदल पर रोक लगाई गई है। दल बदल पर रोक लगाई गई है और 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा प्रावधान किया गया था कि किसी भी दल के जीते हुए सदस्य, उनमें से 1/3 से कम सदस्य दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त की जा सकेगी। ठीक है। उसके बाद में एक और संविधान संशोधन हुआ इसी 10वीं अनुसूची में, 51वां संविधान संशोधन 2003। इसके द्वारा इस 1/3 की संख्या को बढ़ा करके कर दिया गया 2/3, यानी कि 51वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 10वीं अनुसूची में प्रावधान कर दिया गया कि यदि किसी भी दल के जीते हुए सदस्यों में से 2/3 से कम सदस्य दल बदल करते हैं तो ये दल बदल का कानून उनके ऊपर लागू होगा और उनकी सदस्यता समाप्त की जा सकेगी। यदि 2/3 से अधिक कर रहे हैं तब तो कोई उनकी सदस्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। ठीक है। दल बदल संबंधित जो भी शिकायत होगी वो शिकायत कहाँ पर की जाएगी? संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति के पास में, यानी कि विधानसभा में कि विधानसभा के सदस्य यदि दल बदल कर रहे हैं तो विधानसभा अध्यक्ष के पास में, और विधान परिषद कर रहे हैं तो विधान परिषद के सभापति के पास में। ऐसे ही लोकसभा के सदस्य दल बदल कर रहे हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष के पास में, और राज्यसभा के सदस्य दल बदल कर रहे हैं तो राज्यसभा के सभापति के पास में। और इस दल बदल से संबंधित
निर्णय करने का अधिकार भी संबंधित सदन के अध्यक्ष के पास में होगा। ठीक है, ये ध्यान में यहाँ पर रखना है और विशेष तौर पे ये ध्यान में रखना है कि दल बदल संबंधित जो भी प्रावधान है वो स्थानीय स्वशासन पर लागू नहीं होंगे। यानी कि स्थानीय स्तर पर जो भी चुनाव होते हैं जिला परिषद वगैरह के, तो उन पर यह दल बदल का कानून लागू नहीं होता है। इसके बाद में एक और अनुसूची आती है हमारी अनुसूची 11। अनुसूची 11 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई और ये 73वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ था? भारत में 24 अप्रैल 1993 को और राजस्थान में लागू हुआ ये 23 अप्रैल 1994 को। 11 अनुसूची में पंचायतों को संवैधानिक अधिकार दिया गया या फिर संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है और इसमें 29 विषय पंचायतों को दिए गए। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा अनुच्छेद 243 व 243 ए से लेकर ओ तक पंचायतों के बारे में बताया गया है। यानी कि ग्राम पंचायतों संबंधित कुल कितने अनुच्छेद है? 16 अनुच्छेद। 243 ए से नहीं, 243 ए, 243 व 243 ए से लेकर 243 ओ तक, क्योंकि 243 तो मूल रूप से वहाँ शामिल था, वहाँ पर पंचायत परिभाषाएं वगैरह पहले से दे रखी थी। लेकिन इस 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 243 ए से लेकर 243 ओ तक पूर्ण रूप से पंचायतों का गठन यहाँ पर संवैधानिक रूप से कर दिया गया। इसके अलावा हम देखते हैं डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्वों में भी पंचायतों के गठन की बात की गई है आर्टिकल 40 के अंदर। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया। इसके बाद में एक अनुसूची है हमारी अनुसूची 12 जो कि 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई और ये लागू हुआ था 12वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1993 है या 92 यहाँ पे मेरे को याद नहीं आ रहा है, ये तो 92 या फिर 93 के द्वारा जोड़ी गई। और इस 73वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर निगमों को या फिर नगरीय स्वशासन को संवैधानिक ढांचा या फिर संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक नगरीय स्वशासन का उल्लेख है और 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक नगरीय स्वशासन का उल्लेख है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अनुसूची हमारी हो जाती है। आज की वीडियो में बहुत ही कम समय में मैंने यहाँ पर आपको अनुसूची के बारे में बताया है। सारी अनुसूचियाँ यदि हम देखें एक बार फिर से तो बहुत ही आसान है, इनको याद करना भी बहुत आसान है यदि हम याद करना चाहें तो। जैसे अनुसूची 1, इसमें क्या है? भारत और राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। 2 में वेतन है। 3 में शपथ के प्रारूप का उल्लेख है। 4 में राज्यसभा में राज्यों की सीटों का आवंटन किया गया है। 5 में अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। 6 पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के क्षेत्र संबंधित है और ट्रिक याद रखनी है आपको, अमे मैत्री। 7 में केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है और 8 में संवैधानिक भाषा को उल्लेख है। 9 में हमने देखा है भूमि सुधार संबंधित कानून है और 10 में दल बदल संबंधित, 11 में ग्राम पंचायतें हैं और 12 में नगरीय स्वशासन का बात की गई है या फिर नगरीय स्वशासन का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर पूरी अनुसूचियाँ देख ली है। अब अगला जो वीडियो होगा मेरा कम से कम 2 घंटे का होगा। उस वीडियो में हम संविधान सभा से लेकर के अनुसूचियों तक की पूरी क्लास एक साथ कंप्लीट कर लेंगे। इसमें जितना मैंने बताना था उतना मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा और कोई चीज़ रह गई होगी तो वो सारी चीज़ें हम नोट्स के माध्यम से कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट ग्रेड का मुख्य रूप से मेरा यहाँ पर ये फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस रहेगी, जिसमें आराम से फर्स्ट ग्रेड की पॉलिटिकल साइंस की आप तैयारी इस चैनल के माध्यम से कर सकते हो। ठीक है मित्रों, तो आपको वीडियो कैसे लगा और कितना आपको समझ में आया, कितना नहीं आया, इसके बारे में आप कमेंट करके बताएं। और यदि आप कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ पूछना हो खास तौर पर संविधान विशेष को लेकर, तो आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपके हर कमेंट का मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। मेरे द्वारा जो भी जानकारी यहाँ पर आपको उपलब्ध करवाई जा रही है वो बिल्कुल संवैधानिक है और ऑथेंटिक बुकों के से ही कलेक्ट करके एकत्रित करके वो सारी जानकारी आप तक पहुँचाई जा रही है। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं यहीं पर। मिलेंगे हम अगली वीडियो में एक नई जानकारी साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,
जय संविधान।